अभी प्रस्तुत प्रसंग यही है, जीवन का स्वरूप। जीवन ऐसे देखा गया है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा का अविभाज्य स्वरूप है। ये कभी भी अलग अलग होते नहीं। ये पहला बात है। इसका कार्य रूप है, मन का दो कार्य रूप है, चयन और आस्वादन। वृत्ति का दो कार्य रूप है, तुलन और विश्लेषण। चित्त का दो कार्य रूप है, चिंतन और चित्रण। और बुद्धि का दो कार्य रूप है, बोध और संकल्प। और आत्मा का दो कार्य रूप है, अनुभव और प्रामाणिकता। ये 10 क्रिया के रूप में तो हर जीवन में और हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सतत कार्यरत जीवन ये 10 क्रियाएं करने के लिए उद्यत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए भ्रम, निर्भ्रम, भ्रम और जागृति के रूप में प्रमाणित होना पाया जाता है। भ्रमित होने के स्वरूप को भी देखा गया है और जागृत होने के स्वरूप को भी देखा गया, भले प्रकार से देखा गया है और समझा गया है। उसी को समझाने की ये प्रयास कार्य है। तो भ्रमित अवस्था में जीवन क्या करता है, कितना करता है, कार्यरत रहता है, और जागृत अवस्था में कैसे रहता है। जागृत अवस्था में अनुभव मूलक विधि से पूरा जीवन कार्यरत होता है और भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से
अनुप्राणित रहता है और जीवन के केवल जो 10 क्रियाएं बताए उसमें से 4.5 क्रियाएं क्रियारत रहते हैं, बाकी जागृत रहते नहीं हैं। क्रियारत रहते हुए उनके लिए जो बाकी भागों को समझाने की वस्तु नहीं रहती है, इसी कारण से अंतर्विरोध जीवन में बना रहता है। इसको भले प्रकार से देखा गया है। तो वो 4.5 क्रियाएं ये है चयन आस्वादन, ये संवेदनशीलता के आधार पर होता ही है, जिसको आप हम जानते ही हैं। और हाथ पैर नाक कान के लिए अच्छा लगने वाले वस्तु को हम अपनाते हैं और बाकी कुछ खराब लगने वाली चीज़ को छोड़ देते हैं। इसको संवेदनशीलता के आधार पर हम शुरुआत कर देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही आज तुलन नाम की क्रिया वृत्ति से करता है प्रेरित लाभ के रूप में, ये एक क्रिया है। और इसी के अर्थ में विश्लेषण हम कर लेते हैं। तो हमको ये संवेदनशीलता में ही जीना है। ये तो इसके लिए तो बहुत सारा दस्तावेज भी तैयार हो चुके हैं, आप लोग सब जानते हैं। इसी पक्ष में जो चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं, जैसा मकान बनाना, कपड़ा बनाना, यंत्र बनाना, ये सब चीज़ को चित्रित कर लेते हैं। चित्रित करके हम अपने कुल मिलाकर के इंद्रिय संवेदना के अर्थ में अथवा इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इसका अंतर्विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है, बेठीक है, वो ज़्यादा है, कम है, इस प्रकार की सारा संकट मनुष्य के सामने रखा ही रहता है। ये पहले भी रहा है, अभी भी रहा है। तो वस्तुएं ज़्यादा हो गई, कम हो गई, यही हो सकता है, किंतु मानसिकता तो उतने हैं, ज़्यादा कम, बड़ा छोटा, और विद्वान मूर्ख, और जो धनी निर्धनी, इस प्रकार की दूरियां आदिकाल से ही रही है, अभी भी वो चीज़ है। मानसिकता आदि मानव का ही है। ये 4.5 क्रिया में ये मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं वो जागृत होने की आवश्यकता है। वो समझदारी से ही जागृत होता है। तो समझदारी का बात आपको ये इंगित कराने की कोशिश किया था। तो पहचानने निर्वाह करने के लिए ये 4.5 क्रियाएं पर्याप्त है। इसी से मनुष्य जीता भी है। ये पशु जैसा जीने के लिए पर्याप्त है, मानव जैसा जीने के लिए पर्याप्त नहीं हुई। यही संकट है। मानव होते हुए जीव जैसा जीवों के सदृश जीना बनता नहीं है, उससे संतुष्टि पाना संभव नहीं है। ये तो सब बहुत सारे गवाहियाँ गुजर चुकी हैं, सबके सामने गुजर चुकी है, ऐसा मेरा सोचना है। और भी गवाहियाँ चाहते तो शोध भी किया जा सकता है। अब जो मूल मुद्दा 10 क्रियाएं जीवन में संपादित होते हैं, वो सारे क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। तुलन का मतलब है, बेसिकली इसको कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि क्या है ना? दृष्टि, नजरिया, तो संसार के सभी मानव कितने प्रकार से चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं या उनकी कितने प्रकार की दृष्टि हो सकती है? तो उसको कह रहे हैं कि 6 प्रकार की दृष्टि हो सकती है। प्रिय, हित, लाभ, न्याय, सत्य। इसमें से प्रिय दृष्टि को कहा कि जो इंद्रिय सापेक्ष है उसको प्रिय कह रहे हैं। जो शरीर के स्वास्थ्य सापेक्ष है, शरीर स्वस्थ रहे इस अर्थ में, जो धन सापेक्ष है, जो संबंध सापेक्ष है, और जो अखंड समाज के अर्थ में है, और चारों अवस्थाओं में संतुलन के अर्थ में है। इतनी बात कह रहे हैं, है ना?
अभी ज्यादातर लोगों का कौन कितना दृष्टि काम करता है? प्रियहित लाभ। प्रियहित लाभ में भी कौन सा ज्यादा काम करता है? देखिए, ये शरीर को ऐसा बनाना है कि जिसको दूसरे देख के प्रभावित हो जाए, वो हित में आएगा कि प्रिय में आएगा? प्रिय में आएगा। इसलिए देश भर में जितने जिम खुले हैं वो ज्यादातर प्रिय दृष्टि है ना? तो ज्यादातर वो प्रिय दृष्टि है, स्वस्थ रहने वाला भाग बहुत कम है। तो सही अर्थों में देखा जाए तो दृष्टि हमारी एक ही है, उसी के लिए धन। और बहुत कोर में जाएंगे ना तो सारा रूप बल धन पद भी फाइनली इंद्रियों के लिए। तो जगह एक ही है, शरण एक ही है। तो आदमी के पास एक ही शरण है ना? विशेष रूप से जब पुरुष की बात करेंगे तो उसके पास एक दो ही शरण है, या तो वो इंद्रियों से सुखी होने जाएगा या वो समाधान से सुखी होने जाएगा, बीच की गुंजाइश है नहीं ज़्यादा। इसलिए उसकी बाध्यता है। इसलिए पुरुष का, महिलाओं का थोड़ा सा एक दूसरी दुनिया भी है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली जन्म देने की घटना के कारण। चलिए, अभी देखा जाए तो ये तीन दृष्टियां किस बात के लिए है? ये तीन दृष्टियां शरीर को जिंदा बनाए रखने के अर्थ में है। और ये तीन दृष्टियां जीने के स्वरूप में है। देख लीजिए कि 6 में से हम कितना जी रहे? सही को कहेंगे तो मेजर तो हम 2 को ही जी रहे, प्रिय और उसके लिए धन। स्वस्थ रहने के लिए कुछ लोगों का ध्यान शरीर के स्वस्थ रहने के अर्थ में जाता है। वो स्वस्थ भी क्यों रहना है वो सबका अलग अलग है। किसी को भोग करने के लिए स्वस्थ रहना है, किसी को दूसरों को अच्छा दिखने के लिए शरीर बनाना है। वो दृष्टियां जाएंगे तो फाइनली फिर वो भी प्रिय की तरफ चली जाएंगे, है ना? क्योंकि शरण और नहीं है कुछ। घूम फिर के इंद्रियां ही हैं, घूम फिर के सेक्सी है, और कोई शरण आदमी के पास है नहीं। कितनी भी अच्छी बातें करें, या तो समाधान बराबर सुख है, नहीं तो सेक्स बराबर सुख है। बाकी सब पैकिंग है, पैकिंग मटेरियल है। चलिए, तो 6 में से कितना हम जी रहे हैं? देखा जाए फिर भी बहुत पॉजिटिवली ले लें तो कम ज़्यादा मानव जाति के रूप में कहा जाए तो 3 हम जी ले रहे हैं। कोई लोग स्वस्थ रहने के लिए भी प्रयासरत हैं। बीमार नहीं होना है इसलिए स्वस्थ रहना है, क्योंकि अधिकांश लोग इसलिए भी स्वस्थ रहते हैं। बीमार नहीं होना है इसलिए स्वस्थ रहना है, भोग करना है इसलिए स्वस्थ रहना है, दूसरों को चमकाना है इसलिए स्वस्थ करना है, और फाइनली भोग ही करना है। चमका के भी क्या करोगे? चमका के भी गाड़ी फाइनली वहीं जाएगी। सारा रूप बल धन पद से पहचान बना के फाइनली गाड़ी वहीं जाएगी। तो शरण एक ही है। फिर भी एज ए होल कहें तो हम 3 दृष्टियों को जी सकते हैं। 3 तो बिल्कुल हवा में है, वो तो बिल्कुल संबंध में तृप्ति पूर्वक जी जाएं। ये अपेक्षा रूप में है कि योग्यता रूप में है? समाज भय से मुक्त हो जाए, ये तो बहुत दूर की बात है। प्रकृति में संतुलन हो जाए, ये तो और दूर की बात है। पता ही नहीं है। आप देख लीजिए, सारा अध्यात्म, धर्म, विज्ञान, सारे प्रयासों के बावजूद जीने का स्वरूप ब्लैंक है। तो इससे हमारा ध्यान चला गया। तो हमने आस्वादन को देखा, तुलन को देखा। तुलन में जो दूसरी घटना घट रही है, तुलन क्रिया का जो महिमा है, आस्वादन क्रिया का जो महिमा है,
कि वो शरीर की संवेदनाओं को पहचानने में सक्षम है, इसलिए मन शरीर को चला पाता है। मन ही शरीर को चलाएगा, वृत्ति कभी भी शरीर को नहीं चलाएगा, चित्त भी नहीं चलाएगा, वृत्ति भी नहीं चलाएगा, आत्मा भी नहीं चलाएगा। भ्रमित मानव हो कि पूर्ण जागृत मानव हो, मन ही शरीर को चलाएगा। ये बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर है, नेचर में ऐसा ही डिजाइन। अब मन शरीर को चलाएगा तो कैसे चलाएगा? इसका मतलब है, पहले भी कहा गया कि मन के पास वो ताकत है कि वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ तदाकार होता है। तदाकार का मतलब है, तद मतलब उसके आकार में हो जाता है। मेरा घर, तो मेरे घर, मेरी अलमारी, मेरा लैपटॉप, मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी अलग टाइप की दिखती है, दूसरे की अलग टाइप की दिखती है। तो मेरा मन जिस चीज से जुड़ता है उसको फील कर सकता है, उसको महसूस करता है अपने तरीके से। तो हम ये कह रहे हैं कि मन की ताकत है कि वो शरीर की संवेदनाओं को पहचानता है। इसी को मानव में संवेदनशीलता कहा। शरीर में होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तनों को पहचानना, है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का इतना ही मतलब है कि कान पे कोई आवाज पड़ी, वहां कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ जो ब्रेन तक गया और जिसको मैंने पहचाना। तो इसका अर्थ है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारा ही रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक क्रिया है। तो भौतिक रासायनिक क्रिया को, संवेदना को मैं पहचान पाता हूं, इसका नाम संवेदनशीलता है। किस रूप में पहचान पाया? अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ, 3 तरीके से पहचानता हूं। तो भौतिक रासायनिक संसार के लिए मानव के पास 3 दृष्टियां हैं कि वो प्रिय विधि से पहचानता है, तो मन को कोई लेन देन नहीं है, मन तो केवल पहचानता है अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो शरीर संवेदनाओं को पहचानने की ताकत मन में है। शरीर संवेदना में से जो पहचाना मन ने, वो प्रिय है कि लाभ है कि धर्म है कि सत्य है, ये पहचानने की ताकत वृत्ति में है। शरीर एक केमिकल है, रासायनिक, भौतिक रासायनिक वास्तविकता है, इसलिए भौतिक रासायनिक बदलाव उसमें आते रहते हैं। मरना भी एक ज्यादा बड़ा भौतिक रासायनिक बदलाव है। तो मन की ताकत है कि वो शरीर संवेदना को पहचानता है, इसलिए शरीर को चला पाता है। लेकिन उसने जो शरीर से संवेदना को पहचाना, वो न्याय है कि धर्म है कि सत्य है। जैसे अभी भी मैं कुछ बोलता हूं, ये क्या है? शब्द है। शब्द है तो एक ध्वनि है, वाइब्रेशन है, वो आपके कान पे पड़ी। अब ये कौन सी अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इसको कौन पहचानेगा? तो शरीर के लिए तो अनुकूल नहीं है। जिसको शरीर से सुख लेना है वो इस सभा में 15 मिनट बैठ के भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता था कि शरीर के लिए अनुकूल संवेदना नहीं आ रही है। ये कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहे हैं जिसमें शरीर का कोई सुख हो, पता नहीं क्या क्या बात किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये किसने पहचाना? कान से ध्वनि, कान पे ध्वनि गया, वो ब्रेन तक पहुंचा, है ना। मन ने पहचाना कोई ध्वनि आ रही है। अब ये ध्वनि यदि सीधे सीधे शरीर से संबंधित है तो मन सीधे सीधे पहचान लेता है। लेकिन यदि ये ध्वनि न्याय धर्म सत्य की है तो मन की ताकत नहीं है वो उसको पहचान पाए, तो इसको वृत्ति ही पहचानेगा। तो वृत्ति कहेगा कि ये न्याय धर्म सत्य की सूचना है, क्योंकि न्याय धर्म सत्य की जो अपेक्षा है वो मन में अपेक्षा बनी हुई है, लेकिन उस अपेक्षा को पहचानने वाली चीज ये कौन सी है, ये पहचानने वाली चीज वृत्ति में है। तो उस तरह से वृत्ति उसको पहचानेगा। वृत्ति के साथ एक और महिमा है कि वृत्ति क्रम को पहचानती है। ये इसके बाद हुआ, ये इसके बाद हुआ, इसलिए वो कंपैरिजन हो पाता है। कंपैरिजन कैसे होता है वृत्ति में?
कंपैरिजन तभी होगा जब मैं पहले और बाद को पहचान पाऊंगा, कम और अधिक को पहचान पाऊंगा। और वृत्ति में जब हम विचार कर रहे हैं कि पहले ये करूं कि बाद में ये करूं, तो मैं क्रम को देखता हूं कि क्रम क्या है। इसलिए मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी घटना अस्तित्व में भी यही है कि सारा अस्तित्व क्रम से है, जिसको अनुक्रम कहा। सारा अस्तित्व क्रम से है, जिसको अनुक्रम कहा। मैं जो जिंदगी में सुखी होना चाहता हूं, उसकी जो मैंने योजना बनाई है, उसका क्रम ठीक है कि नहीं है। तो ये कुछ बात हमने की। तो अभी तक हमने जितनी चर्चा की, मेरे को लगता है थोड़े आगे बढ़ लेते हैं। तो अभी तक हम तुलन कितना कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं कि आधा कर रहे हैं? तुलन में कितना दृष्टि? 6 दृष्टि। 6 दृष्टि में से हम कितना यूज कर रहे हैं? 3, है ना? क्योंकि जिंदा रहने के लिए 3 ही पर्याप्त है, जीने के लिए बाकी 3 की आवश्यकता है। तो इसका मतलब पता चला कि तुलन की जगह में मैं आधा ही इस्तेमाल करता हूं। तो अभी स्वयं को शरीर मानते हुए, टोटल 10 में से मैं केवल 4.5 क्रिया को इस्तेमाल करता हूं। 10 में से 4.5 क्रिया व्यक्त होती है, जिस आधार पे मेरा जिंदा रहना हो जाता है या दूसरों के जिंदा रहने में मैं सहयोगी हो जाता हूं, जिसका नाम सेवा है। ये काम 4.5 क्रिया में हो गया। बाकी की 5.5 क्रिया चुप है। आधा तुलन, साक्षात्कार, बोध, अनुभव, प्रमाण और संकल्प। ये 5.5 क्रिया भ्रमित मानव में चुप रहता है, ये व्यक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए ज्ञान उसके पास नहीं है। 4.5 के लिए ज्ञान कैसे आ गया इसके पास? क्योंकि इस ज्ञान को परंपरा ने हजारों साल में अर्जित किया है। जो हजारों साल में मानव ने पहचान लिया, उसको एक बच्चा उस घर में आते ही, आने वाले, है ना, 5-10 साल में काफ़ी कुछ पहचान लेता है। तो जो परंपरा में उपलब्ध था वो बच्चे ने पहचान लिया, जो परंपरा में उपलब्ध नहीं है उसको वो नहीं पहचान पा रहे। न्याय धर्म सत्य पूर्वक हम परिवार में लोग नहीं जी रहे हैं, इसलिए बच्चे के पास न्याय धर्म सत्य को पहचानने का कोई आधार भी नहीं। भैया, जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं, मतलब आस्वादन तो चित्रण में, अच्छा चित्रण में होते हैं। सारी मेमोरी, सारे सबकॉन्शियस, है ना, और कॉन्शियस पैटर्न जो कुछ भी है सब मेमोरी में। ठीक हो गया? अब एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई एक इच्छा का एग्जाम्पल ले लो, कोई एक इच्छा। जैसे उत्तरकाशी में या बद्रीनाथ में आके शिविर करने की इच्छा, ये थोड़ा सा न्याय धर्म सत्य वाला हो जाएगा। चलो बद्रीनाथ घूम के आने की इच्छा, दोनों में फर्क पड़ जाएगा। बद्रीनाथ घूम के आने की इच्छा में कौन सी दृष्टि है? प्रिय दृष्टि। प्रिय दृष्टि या आस्था। आस्था बेसिकली न्याय धर्म सत्य के अर्थ में है, पर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं। प्रियहित लाभ तो नहीं है वो, है? हाँ, फाइनली जब करने जाते हैं तो प्रियहित लाभ ही हाथ में आता है, आस्था अपने भीतर कहीं बना रहता है। तो इसका मतलब है पहाड़ है, बढ़िया है, देखेंगे, घूमेंगे। कौन सी दृष्टि? प्रिय दृष्टि। तो पहाड़ पे घूमने की इच्छा, ये इच्छा हो गया, तो इच्छा ही अचानक हो गई कि इसके पीछे भी कुछ हुआ होगा? कोई गया होगा, किसी ने बोला होगा। तो क्या बोला होगा? जिसने बोला उसके प्रति हम विश्वास करते हैं, इसलिए उसके शब्दों को सुनने का चयन करते हैं। इसको सुना जाए,
ये हमने चयन किया क्योंकि जो बता रहा था उसके प्रति हमको विश्वास। रोड चलते आदमी को तो विश्वास नहीं करेंगे। जो कुछ वो शब्दों से कह रहा है उसके अर्थ का मन स्वाद लेता है। आस्वादन में क्या क्या है? रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक। तो बद्रीनाथ जाएंगे, इसमें कौन सा स्वाद आ रहा है? रुचि मूलक। रुचि मूलक स्वाद आता है तो रुचि मूलक स्वाद, तो चयन, शब्दों को सुनने का चयन, जो चयन में आया उसका आस्वादन, जो आस्वादन में आया उसका विश्लेषण। अब उसका विश्लेषण करेंगे, है ना। जो कुछ वो वहाँ बता रहा है कि वहाँ पहाड़ है और मौसम ऐसा है और सड़कें ऐसी हैं और रास्ते की सुंदरता ऐसी है, जो कुछ भी उसने बताया, इसमें दृष्टि कौन सी, ये विश्लेषण हो रहा है, उसके मूल में दृष्टि कौन सी है? प्रिय दृष्टि। रुचि मूलक आस्वादन, प्रिय दृष्टि। प्रिय दृष्टि के साथ वो ये स्वीकारता है कि जो मेरा अभी तक का प्रिय दृष्टि में मैंने एंजॉय किया है ये उससे कुछ हटके बता रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई चित्रण पूर्व में नहीं है। तो उसके पास एक नया चित्रण स्वीकार हो गया कि बद्रीनाथ जाना है, क्योंकि कंपेयर करके देखा उसके पास जो प्रिय था अभी तक, जो कभी प्लेन से नहीं निकला है ना, प्लेन मतलब जैसे पश्चिमी मैदान, उसको कल्पना नहीं होती है कि इतना बड़ा पहाड़ हो सकता है। हाँ, ठीक बात है। तो इस क्रम में क्या तुलन होगा? किस बात का? मेरे पास जितना चित्रण अभी तक है और ये जो बता रहा है इसमें सुख ज़्यादा है, तो यदि वो ज़्यादा स्वीकार हो गया तो वो चित्रण मेरे पास आके स्थिर हो गया और चित्रण में आ गया कि बद्रीनाथ जाना है। या उसके पास एक दूसरा चित्रण है, वो कहीं पहाड़ों पे गया है, स्विट्जरलैंड या कहीं और, ये जो कुछ भी बता रहा है कहता है ये सब मेरा देखा हुआ है। तो जो भी आप बता रहे हो वो मेरे पास जो पहले से है उससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है तो सुन लिया और चित्रण नहीं बना। ध्यान में आ गया? और यदि चित्रण बन गया बद्रीनाथ जाना है, अब क्या होएगा? अब उस इच्छा को पूरा करने के लिए विश्लेषण तुलन होगा। वो इच्छा कैसी है? उसमें कौन सा दृष्टि है? प्रिय का दृष्टि है। अब जब इच्छा पूरी होगी तो कैसे होगा? तो चित्रण है, चित्रण बन गया प्रिय दृष्टि का, उस प्रिय दृष्टि के चित्रण के लिए तुलन पूर्वक विश्लेषण। कब जाएंगे, किस मौसम में जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, और फाइनली ये सारी डिटेल का आस्वादन हो गया और उसके हिसाब से टिकट कटा लिया और बद्रीनाथ पहुंच गए। बद्रीनाथ पहुंचे तो एक कार्य है कि व्यवहार है? कार्य है। कार्य से मिलने वाली तृप्ति कितनी होगी? आए थे सुख की तलाश में, तो जितना खर्चा हुआ, जितनी मेहनत लगी, फाइनल लगता है यार हो गया ठीक। कहीं भी घूमने जाओ 4 दिन बाद लगता है घर चलो। आप देख लीजिए, यदि केवल आप घूमने गए हैं, ये भी एक मेरे को लगता है बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको अपने को फील करने की ज़रूरत भी है। यदि आप यहाँ बद्रीनाथ घूमने आते तो एक दिन के बाद यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। मंदिर में मत्था टेक लिया, थोड़ा बहुत बाजार घूम लिया, ये बाजार आपके दिल्ली से छोटा ही है। यहाँ जो होटल है उनमें जो खाना बनता है दिल्ली जैसा ही, उससे अधिक अच्छा नहीं बनेगा। तो एक दिन में बद्रीनाथ निपट जाता है। ये केवल और केवल शिविर या ऐसे किसी कार्यक्रम की महिमा है जब 24 घंटे हमारा मन लगा रहता है। और फिर हम बद्रीनाथ को भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब केवल घूमने आते हैं तो ये देखा वो देखा और चले,
क्योंकि आना और जाना और बदलना और रूम और तमाम परिवर्तनशील चीजों के साथ में जी रहे हैं। तो सही अर्थों में बद्रीनाथ के साथ में हम जी पाए, वो मन स्थिति ही तैयार नहीं होता है। यदि मन यहां रुकेगा, स्थिर होगा, इस जगह को स्वीकारेगा, और वहां दो दिन तो मैंने देखा, यदि हम कहीं भी शिविर करते हैं लास्ट के दिन फीडबैक यही आता है, शुरू के 2 दिन तो समझ में नहीं आया। ये कॉमन है। तो हम भी सोचते थे यार ये ऐसा क्यों होता है, कई डिजाइन बदल के देखे तो पता चलता है कि 2 दिन तो लगभग आदमी जिस मानसिकता से जहां से आता है उस मानसिकता से नई जगह की मानसिकता के साथ में तदाकार होने में, शिफ्ट होने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। यहां आए तो यहां के वातावरण के साथ में सेटल होने में, कमरे के साथ सेटल होने में, जगह के साथ, खान पान के साथ, रूटीन के साथ सेटल होने में हमको 2 दिन लग गए। अब बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी जगह में मन टिकेगा तो आप उसको फील कर सकते हो। यदि मन लगातार परिवर्तनशील चीजों के साथ है तो सही अर्थों में किसी चीज की गहराई को फील कर पाना वो संभव नहीं है। चलिए, हाँ जी, तो ये हमने देख लिया कि एक तो हमारे भीतर, अब ये क्लियर हो गया, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके चित्रण में क्या है, उसका चित्रण इस शरीर यात्रा में अभी ब्लैंक है, लेकिन उसके पास फिर क्या आया है। तो जिस समय आदमी शरीर छोड़ता है 2 भाग में शरीर यात्रा की समीक्षा होती है, ठीक। एक भाग में जिस शरीर को वो चला रहा है उसी शरीर को चलाएगा कि नहीं चलाएगा। तो यदि मरते क्षणों में जिस शरीर को वो चला रहा है उस शरीर को वो स्वीकारता है, तो उस शरीर को वो स्वरूप शरीर मानता है, तो अगली शरीर यात्रा के लिए वो कौन सा शरीर चलाएगा, मरते समय में, शरीर छोड़ते समय में जिस शरीर को उसने स्वीकार लिया, स्त्री या पुरुष या पशु, उस शरीर के साथ वो उसका आगे का तय हो गया उसी क्षण। शरीर छोड़ते समय सुख दुख के रूप में मूल्यांकन होता है। क्या चीज के आधार पर मैंने सुख पाया और क्या चीज निरर्थक थी, ऐसा ध्यान में आता है। तो शरीर छोड़ते समय यदि उसने पा लिया, यदि उसने ये पाया कि पैसे की कमी की वजह से मैं दुख पाया, पैसा होता तो बहुत बढ़िया हो जाता, तो प्रिय दृष्टि की प्रधानता के साथ में आ रहा है। तो यदि बोध का ऊपर का कोई मटेरियल नहीं है, सच्चाई का कोई मटेरियल नहीं है, जो कि सामान्यता अभी नहीं है, तो बेसिकली फिर वो वृत्ति का दृष्टि के साथ पैदा होता है। रुझान, दृष्टि मतलब रुझान। तो कोई एक समय के बाद आके उसका वो ओरिजिनल दृष्टि अपना खुल जाता है। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति के जीने में प्रधानता क्या चीज की होगी। किसी व्यक्ति के जीने में प्रधानता प्रिय की है, किसी व्यक्ति के जीने में प्रधानता न्याय धर्म सत्य की अपेक्षा है, लेकिन न्याय धर्म सत्य की उसको क्लैरिटी नहीं है। जैसे किसी ने संन्यास ले लिया स्वेच्छा से, तो क्या घटा उसके भीतर, ये तो घट ही गया कि शरीर में सुख नहीं है। इसको मनन कहा। मनन का मतलब है कि वो शरीर में सुख नहीं है इसको स्वीकार लेना। उसके पास न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता नहीं है, क्योंकि न्याय धर्म सत्य की स्पष्टता तो मध्यस्थ दर्शन से समाधि संयम पूर्वक हमको उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो अन्याय नहीं करेगा, वो अधर्म नहीं करेगा, उसको झूठ बोलने में बहुत दिक्कत होगा, गलत को नहीं करेगा, और शरीर सुखी होने का आधार नहीं है, इससे कम में आदमी संन्यास नहीं ले सकता। यदि अपनी स्वप्रेरणा से लिया है, समाज से प्रभावित होकर ले लिया है, दुखों से तंग आके ले लिया है, यह भी संभव है। संसार में जितना दुख है उन दुखों से तंग आके आदमी ने संन्यास ले लिया, बड़ी घटना यही है। तो वो प्रवृत्ति के रूप में रहेगा। तो 4.5 क्रिया में जो स्थिति है वो वृत्ति है।
जैसी उसकी वृत्ति होगी, जैसी उसकी स्थिति होगी, वैसा गति करेगा। तो प्रिय दृष्टि डोमिनेट करती है तो प्रिय दृष्टि के आधार पर गति करेगा। कोई कोई को हित दृष्टि, शरीर को स्वस्थ रखना, बचपन से उसका ध्यान शरीर पे रहता है, तो हित दृष्टि किसी में प्रभावी दिखाई देती है। किसी किसी में लाभ दृष्टि अति प्रभावी दिखाई देती है, किसी में लाभ दृष्टि सामान्य रहती है या विरक्ति भी रहती है। तो ये सारी घटनाएं पूर्व शरीर यात्राओं में जो भी हमने शरीर छोड़ते समय निष्कर्ष लिए हैं, वो निष्कर्ष हमको इस शरीर यात्रा में वृत्ति के रूप में बना रहता है, दृष्टि की प्रधानता के रूप में बना रहता है। कोई ज्ञान पक्ष हमारे पास आ गया है तो फिर वो बोध के स्तर पे रहता है।